बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 120 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो नरम पड़ गई, ठीक है, लेकिन मैं तरीमी की किसी हरकत की जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने पूछा, ये तरीमी कब तक वापस आएगा? वो कहने लगी, कल या परसों तक आ जाएगा, लेकिन वो तुम्हें उस कागज पर दस्तखत कराए बगैर छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तरीमी के वापस आने से पहले हम दोनों किसी तरह यहाँ से निकल चलें। वो चंद लम्हों तक सोचने के बाद बोली, मेरे साथ तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन तरीमी के हाथ बहुत लंबे हैं, वो मैं माफ़ नहीं करेगा। हम यहाँ से किसी दूसरे शहर चले जाएंगे और फिर मुल्क से बाहर निकल जाएंगे। तबिंदा को मैं तलाक के कागजात रवाना कर दूंगा। मैंने रजिया के चेहरे की जानिब देखते हुए कहा, मुल्क से बाहर जाकर हम इत्मीनान से शादी करेंगे और वहीं रहेंगे। इखराजात के लिए हमारे पास एक माकूल रकम और कीमती जेवरात भी मौजूद हैं, लेकिन वो जेवरात मैं बेचूंगी नहीं, रजिया ने बेइख्तियार कहा। मैंने दिली में नारा लगाया, यानी वो दाम मेरे में आ गई थी। उसने मुझे बताया कि उसे तरीमी के गिरोह में एक अहम हैसियत हासिल है और उसकी अदम मौजूदगी में यहाँ वो इसकी कायम मुकाम थी। वो किसी भी बहाने से मुझे निकाल कर ले जा सकती थी और जब तक तरीमी को सूरत-ए-हाल का इल्म होता, वो वापस आता, तब तक हम उसकी दस्तरस से दूर जा चुके होते। तय ये पाया कि हम सुबह सवेरे यहाँ से निकलेंगे। रजिया ने बताया कि यहाँ से निकलने के लिए उसे सिर्फ एक आदमी को मुतमईन करना होगा, बाकी लोगों को वह जवाब दे नहीं थी। वैसे भी सुबह सवेरे सब ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे होंगे। कुछ देर बाद वो मेरे पास से रुखसत हो गई और मैं आइंदा पेश आने वाले मुतवक्को हालात और वाकयात पर गौर करने लगा। कुछ देर परेशान रहने के बाद मैंने सर झटका और खुद को समझाया कि फिलहाल यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा अहम है और कुछ देर के लिए सोने की कोशिश करने लगा। सुबह को रजिया ही ने मुझे जगाया। मैंने बाथरूम में जाकर जलती हुई आंखों पर पानी के छींटे मारे। रजिया ने मुझे चलने का इशारा किया। मैं धड़कते दिल के साथ उसके पीछे कमरे से बाहर निकला तो खुद को उसी हाल में पाया। हाल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि ये हिस्सा बंगले की असल इमारत से जरा अलग थलग था। बंगले की इमारत सन्नाटे में डूबी हुई थी। रजिया मेरा हाथ पकड़े ड्राइवे तक आई जहाँ एक कार खड़ी हुई थी। उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। रजिया ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। चौकीदार पहले ही गेट पर अलर्ट खड़ा था। उसने फौरन ही आगे बढ़कर गेट खोल दिया। कार जब गेट से निकलकर आगे बढ़ी तो बेइख्तियार एक तवील सांस मेरे लबों से खारिज हुई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी आसानी के साथ उस कैद खाने से निकल आया हूँ। रजिया ने कनखियों से मेरी जानिब देखा और मुस्कुराई। परेशान हो? उसने धीमे लहजे में पूछा। नहीं, मैंने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया। जब तुम साथ हो तो मुझे भला परेशान होने की क्या जरूरत है? वो मुस्कुराकर खामोश हो गई। उस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, इसलिए वो खासी तेज रफ्तारी के साथ कार को दौड़ा रही थी। हमें उस वक्त क्लिफ्टन पहुंचना था। रजिया ने रात को मुझे बताया कि उसने किसी आड़े वक्त पर पनाह लेने की खातिर क्लिफ्टन पर एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा था, जिसका इल्म उसके अलावा किसी और को न था। कुछ दूर जाकर उसने एक सड़क के किनारे कार रोकी। हम उसे नीचे उतरे और पैदल मेन रोड तक जा पहुंचे। मेन रोड से हमने एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गए। ऐसा हमने एहतियाती तदबीर के तौर पर किया था। टैक्सी को रजिया ने अपने अपार्टमेंट से काफी दूर रुकवा लिया। हम पैदल उस बिल्डिंग तक पहुंचे जिसमें रजिया ने अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ था। उस वक्त तक चारों तरफ धूप फैल चुकी थी। बिल्डिंग का चौकीदार रजिया को पहचानता था। उसने हमें सलाम किया और रजिया से कहने लगा, आज आपका गाड़ी किधर है मिस सेब? हमारी गाड़ी दरअसल रास्ते में खराब हो गई थी, थोड़ा ही फासला रह गया था, हमने सोचा वॉक करते हुए चले जाएं। रजिया ने जवाब देते हुए कहा, ऊपर जाकर मैं वर्कशॉप फोन कर दूंगी, वो गाड़ी ले जाएंगे। चौकीदार ने खुश दिली से सारी लाया और हम आगे बढ़ गए। रजिया का अपार्टमेंट छठी मंजिल पर था। हम लिफ्ट के जरिए ऊपर आए। मैंने देखा कि अपार्टमेंट अच्छी खासी साफ सुथरी हालत में था, क्योंकि रजिया मौका पाकर अक्सर यहाँ आती रहती थी। जरूरत की तकरीबन तमाम चीजें यहाँ मौजूद थी। फ्रिज में कुछ खाने पीने का सामान भी मौजूद था। ये 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था और रजिया के कहने के मुताबिक यहाँ सिक्योरिटी का निजाम अच्छा था। कोई मुलाकाती मुंह उठाकर इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था और हर रोज वेटर को मतलूबा अपार्टमेंट तक पहुंचने से पहले इंटरकॉम पर बात करके अपनी पहचान करानी पड़ती थी। इसके अलावा यहाँ लोग एक दूसरे के मामला से सरोकार नहीं रखते थे। कौन आया कौन गया किसी को इससे गर्ज ना थी। मैं ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठ गया। रजिया भी मेरे बराबर बैठ गई। इस वक्त तबिंदा मुझे शिद्दत से याद आ रही थी। मैं अपने ख्यालात में गुम सर झुकाए बैठा था कि अचानक रजिया ने मेरे शाने पर हाथ रखा तो मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मैं चंद लम्हों के लिए भूल गया था कि वो मेरे पास बैठी हुई है। वो मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त ताबिंदा के बारे में सोच रहे हो। तुम मजबूरन मेरे साथ तो आ गए हो, लेकिन खैर अब वो तुम्हारी बीवी है और तुम उससे मोहब्बत भी करते हो। वो मेरे पास से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। वो पर्दा सिरकाकर शीशे से बाहर झांकने लगी, फिर कहने लगी, 2-3 दिन जरा सब्र कर लो, मैं उसका पता ढूंढ निकालूंगी। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। उसका अंदाज बदला बदला सा था। उसने पर्दा बराबर किया और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वैसे वो रकम और जेवरात ताबिंदा के पास ही है ना? उसने अचानक ही वो सवाल कर डाला जो उसने अभी तक मुझसे नहीं किया था।
मैं कुछ हैरान भी था कि उसने अब तक ये बात मुझसे क्यों नहीं पूछी थी। नहीं, मैंने बिला ताखीर जवाब दिया, क्योंकि ताखीर की सूरत में उसे मेरी सच्चाई पर शुबा भी हो सकता था। रकम और जेवरात किसी के हवाले करके मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था। ये दोनों चीजें एक महफूज जगह पर हैं। उसने पुरख्याल अंदाज में उनकारा भरा। मैं गौर से उसके चेहरे के तासरात का जायजा ले रहा था। मैं चाहता था कि किसी तरह उसका ध्यान ताबिंदा की तरफ से हट जाए, वरना वो लालची औरत रकम और जेवरात की खातिर उसे नुकसान भी पहुंचा सकती थी। ये नहीं बताओगे कि वो कौन सी महफूज जगह है? रजिया ने सवाल किया। दरअसल कराची आने के बाद मैं चंद दिन भी सुकून से एक जगह नहीं रह सका। मैंने कहा, मेरा सारा वक्त इधर से उधर भाग दौड़ में ही गुजरा है। मैं हर वक्त उन चीजों को साथ लिए लिए नहीं घूम सकता था, इसलिए एक रात मैंने उन चीजों को पॉलीथीन में एक अच्छी तरह पैक किया और गुलस्तान जोहर के एक वीरान इलाके के एक ऐसे प्लाट में गहरा गड्ढा खोद कर दफन कर दिया, जिसके गिर्द एक नीची सी चार दीवारी बनी हुई थी। रजिया गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ इतनी रवानी से बताया था कि वो सोच में पड़ गई थी। हालांकि मैंने पहले से इस बारे में कुछ नहीं सोचा था। अब यूं ही मुझे घूरती रहोगी या कुछ चाय वगैरह भी पिलाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सर में सख्त दर्द है, मुझे देखने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, देखती रहना। उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ, अभी लाती हूँ। वो किचन में घुस गई। मैं घूम फिर कर अपार्टमेंट का जायजा लेने लगा। काफी शानदार और सजा सजाया अपार्टमेंट था। मैं एक बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने चेहरे का जायजा लेने लगा। चेहरे पर चिपकी हुई पट्टियां मैंने वहां से रवाना होने से पहले ही उतार कर फेंक दी थी, ताकि मेरी जानिब कोई खास तौर से मुतवज्जो न होने पाए। लेकिन जख्म तो बहरहाल अभी मौजूद थे और वरम के बायस चेहरा कुछ फूला फूला सा हो रहा था। शर्ट कुछ गदरी सी नजर आ रही थी, क्योंकि लिबास मैंने रात ही को तब्दील किया था। मैं आईने के सामने खड़ा था कि रजिया नाश्ते की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। तुम्हें शायद ये बेडरूम पसंद आ गया है, उसने मेज पर ट्रे रखते हुए कहा, इसलिए मैं नाश्ता भी यहीं ले आई हूँ। रात को रजिया मेरे साथ गुजरे हुए इब्तिदाई दिनों को याद करते करते और मुझ पर अपनी अदाएं निसार करते सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं सोच रहा था कि न जाने ताबिंदा इस वक्त कहाँ होगी। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि मैं एक धोखेबाज था। लेकिन नहीं, वो मेरे बारे में गलत अंदाज से नहीं सोच सकती थी। वो मुझे अच्छी तरह जानती है। मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया था और ना ही उसे कोई धोखा दिया था, बल्कि मेरी अमानत भी उसके पास थी। फिर वो मेरे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार कैसे हो सकती थी? दूसरी तरफ मैं रजिया की तरफ से फिक्रमंद था। मैं इसे बार बार आजमा चुका था। वो इंतहाई नाकाबिले एतबार औरत थी। इसका ये मेहरबान रवैया भी मुझे उलझन में मुबतला कर रहा था। ये बात तो तय थी कि वो रकम और जेवरात की खातिर मेरा साथ दे रही थी। वो ये बात भी मुझ पर वादे कर चुकी थी कि दौलत की कमी तो उसे तहरीमी के साथ रहते हुए भी नहीं थी। लेकिन वो उसके हाथों में खिलौना बने रहने और उसके इशारे पर एक आगोश से दूसरी आगोश में जा गिरने को मजीद तैयार ना थी। वो आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसके कहने के मुताबिक वो मेरे अलावा किसी की महकूमी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना थी। मुझे उसकी किसी बात का एतबार नहीं था, लेकिन मैं इस मुश्किल वक्त में उसका सहारा लेने पर मजबूर था। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तमाम मसलों को भुलाकर बाहर निकल जाऊं और ताबिंदा को तलाश करता उसके पास पहुंच जाऊं। लेकिन इस वक्त मेरे लिए खतरात पहले से ज्यादा हो चुके थे। सबसे ज्यादा खतरा मुझे तहरीमी की जानिब से था, क्योंकि वो गुस्से से पागल होकर चारों तरफ मेरी तलाश में आदमी दौड़ाएगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था। यही बातें सोचते सोचते और करवटें बदलते बदलते काफी रात गुजर गई। मिलाकर रात के पिछले पहर किसी वक्त मेरी आंख लग गई। कई रोज इस तरह गुजर गए। इसी दौरान हम दोनों ने अपार्टमेंट से कदम तक बाहर नहीं निकाला। रात को हम काफी देर सोते, लिहाजा 11-12 बजे से पहले हमारी सुबह न होती। नाश्ता और खाना वगैरह रजिया खुद ही बनाती। उसने तकरीबन 1-1.5 माह तक का सब जरूरी सामान स्टोर किया हुआ था। बाकी वक्त वो मेरे साथ बातें करते और टीवी देखने में गुजारती थी। हमारी बातचीत का मौजूद ज्यादातर हमारे मौजूदा हालात ही होते थे, क्योंकि उन्हीं की रोशनी में हमें यह तय करना था कि हमारा आइंदा इकदाम क्या होना चाहिए। रजिया का कहना था कि हमें कुछ दिन बिल्कुल खामोशी से इसी अपार्टमेंट में गुजारने चाहिए, क्योंकि उसके ख्याल में ये जगह बिल्कुल महफूज थी। मैं समझता था कि उसका ये ख्याल दुरुस्त ही था, क्योंकि बाहर निकलने की सूरत में रजिया को तो सिर्फ तहरीमी के गुरोह की तरफ से खतरा था, लेकिन मेरे तो तहरीमी के अलावा भी अनगिनत दुश्मन थे जो माजी में मुझसे कोई ना कोई गहरी चोट खा चुके थे। और सबसे बढ़कर यह कि मैं एक इश्तिहारी मुजरिम था और मेरे सर की कीमत भी लगाई जा चुकी थी। लेकिन मैं सारी जिंदगी तो इस तरह रोपोश होकर नहीं रह सकता था। मेरी इस बात के जवाब में रजिया ने भी वही तजवीज पेश की जो इससे पहले ताबिंदा ने मेरे सामने पेश की थी। यानी उसने मुझसे ये वादा किया था कि वो मुझे इस मुल्क से बाहिफाजत निकाल ले जाएगी और हम किसी दूसरे मुल्क में अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। हमें इस अपार्टमेंट में आए हुए अब 6ठा रोज था। उस रात रजिया मेरे बाजू पर सर रखे मेरे पहलू में लेटी हुई थी और प्यार भरे लहजे में कह रही थी, ना जी, चंद रोज बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि उस प्लाट से अपनी रकम और जेवरात निकाल लाएंगे। मेरा ख्याल है उसके लिए रात का वक्त मुनासिब रहेगा। उसके बाद मैं बाहर जाने का इंतजार करूंगी। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो रकम लेकर हमारा हर मसला राजदारी के साथ हल कर सकता है। असल मसला बस रकम का है। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे साथ खाली हाथ आई हूँ।
उसके लहजे में इतनी मासूमियत और शरीनी घुली हुई थी कि चंद लम्हों के लिए तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वो वाकई मेरे साथ मुखलिस है। लेकिन फौरन ही मुझे याद आ गया कि वो कितनी मकार और फरेबी औरत है। मैं उसे उस वक्त से जानता था जब मैं 17 साल का था। उसकी पूरी जिंदगी मेरे सामने थी। वो लोगों को इस्तेमाल करना खूब जानती थी और अपने मफाद की खातिर किसी की भी जान से खेल सकती थी। वो तकरीबन हर रोज घुमा फिरा कर रकम और जेवरात के बारे में बात करती थी। उसकी कोशिश ये होती कि वो मुझसे उस प्लाट का दुरुस्त महल्ले वकू मालूम कर ले जहां मेरे कहने के मुताबिक ये चीजें दफन थी। मैंने हर मरतबा उस पर यही जाहिर किया कि चूंकि मैं उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूं, इसलिए जबानी तौर उसे समझा नहीं सकता। अलबत्ता उस इलाके में पहुंचकर मैं वो जगह पहचान सकता हूं। उसे चारों नाचार मेरी बात पर एतबार करना ही पड़ता। अब तक तो मैं उसे टालता ही चला आ रहा था। वो मुझे शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे बना रहा था। मैं नहीं जानता था कि आइंदा चंद रोज बाद उसे किस तरह मुतमईन कर सकूंगा और मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। इस बात का जवाब मुझे उसी रात मिल गया और किसी हद तक मुझ पर वादे हो गया कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। हुआ यूं कि रात को किसी वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि रजिया बिस्तर पर मौजूद न थी। मैंने सोचा कि वो बाथरूम में गई होगी या पानी पीने फ्रिज तक गई होगी। यकायक मुझे एहसास हुआ कि मेरा गला खुश्क हो रहा था। अगर इस वक्त मुझे प्यास महसूस ना होती तो शायद मैं दोबारा नींद में डूब जाता। चंद लम्हों तक मैं रजिया के आने का इंतजार करता रहा। फिर प्यास के साथ मुझ पर तजस्सुस का एहसास भी हो गया। मैं बेडरूम से उठकर दबे कदमों बेडरूम से बाहर आ गया क्योंकि बेडरूम में मध्यम सी रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा तो मुझे बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैंने गौर से सुना तो ये रजिया की आवाज थी। वो धीमे लहजे में कह रही थी, फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेरे पास से कहीं जाने का ख्याल दिल में नहीं ला सकता। ये तो शायद मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन किससे, मैंने सोचा और जरा सा खतरा मोल लेकर दीवार से लगे लगे गर्दन बढ़ाकर दरवाजे से अंदर झांका। वो बेड पर तिरछी बैठी हुई मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी और वो किसी तहरीमी ही हो सकता था। मैं जरा पीछे होकर गौर से सुनने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों तक खामोश रहकर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद वो कह रही थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता उससे लाइन पर लाने में कामयाब हो जाऊंगी। मैं उसके मिजाज को अच्छी तरह जानती हूँ। वो सख्ती के साथ काबू में आने वाली चीज नहीं है। उसे तशद्दुद के जरिए देर करना मुश्किल है और अगर वो मर गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चंद लम्हों तक वो खामोश रही। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, हाँ हाँ, कितनी मरतबा तो तुम्हें यकीन दिला चुकी हूँ। साइन तो मैं उसे किसी भी बहाने से करा लूंगी, सादे कागज पर, फिर तुम जो चाहे उस पर लिखते रहना। उसके बाद 2-3 मरतबा उसके हूं हाँ कहने की आवाज सुनाई दी। जब उसने खुदा हाफिज कहा तो मैं तेजी से पलटा और दबे कदमों बे आवाज चलता हुआ वापस आया और बेड पर लेकर सोता हुआ बन गया। कुछ देर बाद रजिया भी वापस आ गई और आहिस्ती से बेड के दूसरे किनारे पर लेट गई। मैं आंखें बंद की इस नई सूरत हाल पर गौर करता रहा। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। हालांकि ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल ही गैर मुतवक्को नहीं था और ना ही रजिया के ये रूप मेरे लिए अनोखा था। लेकिन फिर भी मैं इस वक्त हिजान का शिकार था। अब मुझे याद आ रहा था कि इससे पहले भी 2-3 रातों को मैंने उसे बिस्तर से गायब पाया था। तब शायद नींद की कैफियत में मैं इस बात को अहमियत नहीं दे पाया था। गोया मेरे खिलाफ ये नया जाल बुना जा रहा था। मुझे इस मकार औरत पर सख्त गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि अभी उठूं और इसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन ऐसा करके मैं अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता था। मुझे अंदाजा था कि यह नया प्लान रजिया ही का बनाया हुआ था। उसकी बातों से जाहिर था कि वो इस बारे में बहुत पुरएतमाद थी। इस शानदार अपार्टमेंट में सब कुछ मौजूद था सिवाय टेलीफोन के। मुझे इस बात पर हैरानी थी। मेरे इस्तफसार पर रजिया ने बताया कि उसने यहाँ फोन लगवाने की कोशिश इसलिए नहीं की कि वो यहाँ रहती तो थी नहीं, जरूरत के तहत मोबाइल फोन उसके पास मौजूद होता ही था। उसके कहने के मुताबिक वो अपना मोबाइल घबराहट में तैरीमी के बंगले में ही भूल आई थी, जबकि ऐसा नहीं था। ये बात कुछ ही देर पहले साबित हो चुकी थी। उसने अपना मोबाइल दूसरे बेडरूम की अलमारी में या फिर साइड बोर्ड की दराज में छुपा कर रखा हुआ था और रोज रात को मेरे गहरी नींद में डूब जाने के बाद वो तैरीमी से राब्ता करके उसे सारी रिपोर्ट देती थी कि वो कामयाबी के किस मरहले तक पहुंच चुकी है। यानी अब तक जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब ड्रामा था। इसका मतलब था कि मेरी छठी जो मुझे बार बार किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी वो एहसास दुरुस्त था, क्योंकि रजिया मुझे जितनी आसानी के साथ वहां से निकाल लाई थी वो कुछ अजीब सा था। हालांकि इससे पहले वो बार बार मुझे वहां की सिक्योरिटी के निजाम से डराने की कोशिश कर रही थी। उस बारे में मुझे मुतमईन करने के लिए उसने यही वजह पेश की कि उसकी हैसियत उस गिरोह में नंबर 2 की सी थी और सिर्फ तैरीमी ही उससे बाज पुरस कर सकता था, जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर था, वरना किसी और में ये जुर्रत नहीं थी। अब ये बात मेरे ज़हन में वादे हो चुकी थी कि मुझे यहाँ लाने से पहले यहाँ से फोन हटा दिया गया होगा ताकि मैं किसी से राब्ता ना कर सकूं। बाहर निकलने से तो उसने मुझे तरकीबों के जरिए से रोका हुआ था और इस बात का भी कभी इम्कान था कि कुछ आदमी इस बिल्डिंग की निगरानी पर मामूर रहते होंगे ताकि मेरे निकलने की सूरत में फौरन एक्शन में आ सकें। जिस तरह शेर को शिकार करने के लिए हंका कर एक मखसूस मुकाम तक लाया जाता है, कुछ ऐसा ही एहसास मुझे भी हो रहा था। दुश्मनों का घेरा मेरे गिर तंग होता जा रहा था। अब मुझे ताबिंदा की ज्यादा फिक्र लाहक थी,
ये लोग यकीनन उसकी तलाश में होंगे ताकि उस पर काबू पाकर मुझे मजीद कमजोर कर सकें। यकीनन वो किसी महफूज जगह पर होगी, वरना अब तक इन लोगों की नजर में आ चुकी होती। मेरे ख्याल के मुताबिक ताबिंदा को यह तहफ्फुज़ उसके दोस्त और खैर ख्वाह CIA के इंस्पेक्टर फरमान ने फराहम किया होगा। मैं अब ताबिंदा से रब्ता करने के लिए पहले से भी ज्यादा बेकरार था। हालांकि ऐसा करने की सूरत में मेरी सलामती को शदीद खतरा था, क्योंकि इंस्पेक्टर फरमान अब तक मेरी हकीकत से वाकिफ हो चुका होगा। लेकिन अब मुझे इस बात की भी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ गहरी खाई। दोनों सूरतों में तबाही मेरा मुकद्दर थी, तो कम अज कम मैं अपनी पसंदीदा सूरत मुंतखब करने की कोशिश तो कर सकता था। सुबह मैंने अपने तर्ज अमल से रजिया पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि दिन भर में उस पर कुछ ज्यादा ही मुल्तफित रहा। आज मैंने खुद जल्द अज जल्द प्लाट तक जाकर वहां से अपनी अमानत निकालने और मुल्क से निकल जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वो अपनी मेहनत बार साबित होने पर बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुस्तकबिल के बारे में खुश आइंदा बात करते करते उसने तीखी नजरों से मेरी जानिब देखते हुए अचानक पूछा, तुम ताबिंदा से नहीं मिलोगे? मैं इस अचानक सवाल पर कुछ गड़बड़ा सा गया। फिर मैंने संभलते हुए फौरन ही जवाब दिया, जब उससे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना तो फिर मिलने की क्या जरूरत है? रजिया गहरी नजरों से मेरी जानिब देख रही थी। फिर मैंने सरसरी लहजे में पूछा, तुम उसका अता पता लगाने के बारे में कुछ कह रही थी, कुछ मालूम हुआ? नहीं, उसने जवाब देते हुए कहा, मैं तो तब से ही तुम्हारे साथ हूँ। तरीमी ने उसका सुराग लगाने की कोशिश की थी, मगर उसे नाकामी हुई। अगर तुम्हें उससे कांटेक्ट करने का कोई जरिया मालूम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मैं खामोश रहा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? उसने मेरी आंखों में बेतबारी की झलक देखते हुए पूछा, जिसे मैंने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ नाजी, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर तुम उसके पास जाना चाहोगी तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। उसने इंतहाई अयारी और मकारी को उदासी के पर्दे में छुपाते हुए कहा। मैंने जवाब में उसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया जिसकी वो तवक्को कर रही थी। फिर मैंने जबान से कहा, अब इस मौजू पर हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी, ठीक? उसने कुछ शर्माते हुए और कुछ मुस्कुराते हुए इस बात में सारी लाया। मैंने उसकी अदाकारी पर उसे दिल ही दिल में दाद दी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं खुद को भी तो शाबाश देनी चाहिए, क्योंकि मैं भी खासी कामयाब अदाकारी का मुजाहरा कर रहा था। रात का खाना खाने के बाद हम हस्बे मामूल देर तक टीवी देखते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं जमाइयां लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, भाई मुझे तो नींद आ रही है, तुम जाकर सो जाओ, मैं जरा ये प्रोग्राम देख लूं, फिर आती हूँ। उसने टीवी की तरफ देखते हुए मुझसे कहा। मैंने सरी लाया और टीवी लाउंज से बेडरूम में आ गया। नींद तो मुझे वाकई आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, क्योंकि सो जाने की सूरत में मैं रजिया की खुफिया नोयत की सरगर्मियों पर नजर नहीं रख सकता था। मैं आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ था। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। लाउंज से टीवी की धीमी आवाज आ रही थी। मुझे कमरे में आया आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन रजिया अभी तक वापस नहीं आई थी। मेरे लिए आंखें बंद किए और साकत लेटे रहना मुश्किल होने लगा तो मैं उठ खड़ा हुआ और दबे पांव टीवी लाउंज की तरफ आया। वहां टीवी उसी तरह चल रहा था, लेकिन रजिया अपनी जगह पर मौजूद न थी। मैं समझ गया कि वो कल की तरह इस वक्त भी दूसरे बेडरूम में होगी। मैं बेआवाज कदमों से दीवार के साथ साथ आगे बढ़ा तो देखा कि आज बेडरूम का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनगुन लेने की कोशिश की तो बेसुध रहा। दूसरी तरफ से कोई आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाई। मैंने झुककर की होल से आंख लगाई तो कमरे के एक गोशे में रजिया मोबाइल पर बात करती हुई नजर आई, लेकिन दरवाजे से काफी दूर होने के बायस उसके सिर्फ होंठ हिलते हुए नजर आ रहे थे। मैं उसी तरह दबे पांव अपने बेडरूम में वापस आ गया और दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। 2-3 मिनट बाद टीवी की आवाज आना बंद हो गई। शायद रजिया ने टीवी ऑफ कर दिया था। चंद लम्हों बाद वो बेडरूम में थी। मैं बदस्तूर आंखें बंद किए लेटा रहा। वो भी खामोशी से बेड पर दराज हो गई और कुछ ही देर बाद उसकी सांसों की आवाज गहरी हो गई। मैंने उसकी जानिब देखकर करवट लेकर देखा तो वो गहरी नींद में डूब चुकी थी। मैं आहिस्ते से बेड से उतरा और आहिस्ते से चलता हुआ दूसरे बेडरूम में आ गया। मुझे खास तौर से रजिया के मोबाइल की तलाश थी। सबसे पहले मैं अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी हस्बे तवक्को लाक थी। मैंने ड्रेसिंग टेबल के तमाम दराजों की तलाशी ले डाली। मुझे कमरे में कहीं कोई चाबी ना मिल सकी। मिलाकर मैंने अपनी वही पुरानी तरकीब आजमाने का फैसला किया। ड्रेसिंग टेबल की दराज में चंद बाल पिनें पड़ी हुई थी। एक पिन लेकर मैंने ताले में किस्मत आजमाई शुरू कर दी। चंद मिनट की कोशिश के बाद अलमारी का लॉक खुल चुका था। एक दराज में मोबाइल रखा हुआ था। अलमारी में छोटा सा एक लाकर नुमा खाना था जो मुकफ्फल था। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि इसे भी खोलकर देखा जाए। यकीनन इसमें कोई ना कोई अहम चीज मौजूद होगी या शायद कुछ रकम इसमें रखी होगी। इस ख्याल के तहत मैंने एक बार फिर अलमारी की दराजों की तलाशी ली तो मुझे एक रिंग में पड़ी हुई 2 चाबियां नजर आई। उनमें से एक चाबी से वो लॉक खुल गया। लॉकर में हजार के नोटों की 2 गड्डियां रखी हुई थी। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर एक गड्डी उठाकर जेब में ठूंसी और लॉकर को दोबारा उसी तरह बंद कर दिया। मोबाइल फोन इस वक्त मेरी दस्तरस में था, लेकिन मेरे लिए बेकार था। ताबिंदा अपने घर में मौजूद न थी और ये ऑफिस टाइम भी नहीं था, वरना मैं ताबिंदा की कंपनी के GM अशरफ साहब से बात कर लेता। ताबिंदा उन पर एतमाद करती थी। वो यकीनन सारी सूरत हाल से वाकिफ होंगे। उनके घर का फोन नंबर मुझे मालूम ना था, वरना इस वक्त उनसे बात हो सकती थी। मैं एक मरतबा ताबिंदा के साथ उनके बंगले पर भी गया था, जो कि नाज़म आबाद के इलाके में था।
मोबाइल फोन को छेड़ना मैंने मुनासिब नहीं समझा और अलमारी के पट बंद करके कमरे से बाहर निकल आया। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैंने फौरी तौर पर एक्शन में आने का फैसला कर लिया। हकीकत हाल से वाकिफ होने के बाद अब यहाँ 1 मिनट भी मुझ पर भारी था। मैंने वापस आकर देखा रजिया उसी तरह सो रही थी जैसा कि मैं उसे छोड़ कर गया था। फिर मैंने वाल किला की तरफ देखा। इस वक्त रात के 2:45 बजे थे। गोया मैं सिर्फ 12-13 मिनट में वापस आ गया था। रजिया को गहरी नींद में देखकर मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे ख्याल में 1 मिनट भी जाया करना मुनासिब न था। मैं पूरी तौर पर यहाँ से निकलने का फैसला कर चुका था, क्योंकि अभी दुश्मन इस खुशफहमी में था कि मैं असल हकीकत से बेखबर हूँ। लिहाजा उनका घेरा भी मेरे गिर्द इतना तंग नहीं हुआ था कि उसे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। दाखिली दरवाजे का ऑटोमेटिक लॉक खोलकर मैं बाहर निकल आया और दरवाजे को खींचकर आहिस्तगी से दोबारा बंद कर दिया। राहदारी बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। माहौल पर सुकूत तारी था। रात के इस पहर सभी अपने अपने घरों में आराम की नींद सो रहे थे। मैं बड़ी एहतियात के साथ और बेआवाज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। मैं सीढ़ियों की बजाय लिफ्ट के जरिए भी नीचे आ सकता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि सीढ़ियों के जरिए जाना निस्बतन महफूज था, क्योंकि इस तरह मैं अपने इतराब पर नजर रख सकता था और अपना बचाव भी कर सकता था। नीचे आने के बाद आगे बढ़ने से पहले मैंने मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लिया और मेन गेट की तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। बाउंड्री वाल के करीब जाकर मैंने उसका जायजा लिया। दीवार खासी ऊंची थी, लेकिन मेरी तो सारी जिंदगी ही ऐसी रुकावटों को अबूर करते हुए गुजरी थी। लिहाजा मैं अपने जिस्म को मुतवाजन रखते हुए स्प्रिंग की तरह ऊपर उछला और दोनों हाथ दीवार की किगर पर जमाकर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। मिलाकर मैं दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो गया। दीवार पर से दूसरी जानिब उतरने से कबल एक लम्हे के लिए मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। बाहर थोड़ी सी रोशनी फैलनी शुरू हो गई थी और दूर तक बिल्कुल सन्नाटा था। मैं पलटकर दीवार की दूसरी जानिब लटक गया, फिर आहिस्ता से जमीन पर छलांग लगा दी। मैं जल्द से जल्द मेन रोड तक पहुंच जाना चाहता था। तेज तेज कदम उठाते हुए मैं सोच रहा था कि इस वक्त किसी पुलिस वाले से मेरा सामना ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इस सूरत में मेरे लिए वजाहत करना मुश्किल होता कि मैं कहां से आ रहा था और कहां जा रहा हूं। इस वक्त मेरे पास नोटों की एक गड्डी जरूर मौजूद थी जिससे बहुत से काम निकाले जा सकते थे, लेकिन अगर मुझे पहचान लिया जाता तो शायद ये नोट भी मेरे किसी काम नहीं आ सकते थे। रजिया और तरीमी के बारे में सोचकर मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने एक बार फिर उनके अंदाजे गलत साबित कर दिए। इस वक्त मुझे तरीमी के गुर्गों की जानिब से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि रजिया के कहने पर यकीनन मेरी निगरानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। सुबह जब उसकी आंख खुलेगी तो वो एक बार फिर अपने बाल नोचती रह जाएगी। उसकी हद से ज्यादा बड़ी हुई खुद एतमादी उसे ले डूबी थी। इस वक्त शायद मेरी तकदीर मुझ पर मेहरबान थी। मैं न सिर्फ बखैरो आफियत मेन रोड तक पहुंच गया, बल्कि चंद ही मिनट के इंतजार के बाद मुझे एक टैक्सी भी मिल गई। मैंने टैक्सी वाले को नादमाबाद चलने को कहा। उसने बड़ी बेनियाजी से एक निगाह गलत अंदाज मुझ पर डाली और कहने लगा, किराया डबल होगा जनाब। ठीक है चलो। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। टैक्सी फराटे भरती हुई नादमाबाद की तरफ जा रही थी, जहां ताबिंदा की कंपनी के GM अशरफ का बंगला था। इस वक्त वही मुझे एक ऐसा मौजूद शख्स नजर आया जिस पर एतबार करते हुए मैं उससे राब्ता कर सकता था। मैं सिर्फ एक मरतबा थोड़ी देर के लिए ताबिंदा के साथ उसके बंगले गया था, लेकिन चूंकि मुझे अपनी यादाश्त पर काफी भरोसा था, इसलिए मुझे यकीन था कि मैं वहां पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। अपनी यादाश्त के सहारे मैंने टैक्सी को अशरफ के बंगले से कुछ दूर रुकवा लिया और 1000 का नोट ड्राइवर की तरफ बढ़ाया, जो मैं पहले ही गड्डी से अलहदा कर चुका था। ये देखकर मैंने इत्मीनान की सांस ली कि ड्राइवर ने खामोशी से नोट ले लिया और बकाया मेरे हाथ में थमा दिए, वरना मेरे लिए एक और मसला खड़ा हो जाता। गनीमत था कि टैक्सी ड्राइवर के पास चेंज मौजूद था। टैक्सी आगे बढ़ गई तो मैं अशरफ के बंगले की तरफ चल दिया। चंद ही मिनट बाद मैं बंगले के गेट पर खड़ा था और गेट के बाहर लगी हुई नेम प्लेट पर अशरफ साहब का नाम वगैरह पढ़कर इस बात की तस्दीक मैं कर चुका था कि मैं दुरुस्त जगह पहुंचा था। अभी तक चारों जानिब सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सुबह 4 सवा 4 बजे का वक्त रहा होगा। वो यकीनन किसी शरीफ आदमी के घर जाने का वक्त नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। मैंने कॉल बेल का बटन कई मरतबा दबाया। कई मिनट गुजर गए, लेकिन किसी की आमद के आसार दिखाई नहीं दिए। इस तरह ज्यादा देर तक गेट के बाहर खड़े रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने इस तरह के आलम में एक बार फिर कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी। जरा देर बाद मैंने गेट की जुरी से अशरफ को गेट की जानिब आते हुए देखा। अंदर मदम सी रोशनी थी। मैंने देखा कि अशरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मोहतात अंदाज में गेट की तरफ आ रहा था। जो ही वो गेट के करीब पहुंचा, मैंने बेसब्री से दबी दबी आवाज में उसे पुकारा, अशरफ साहब गेट खोलिए, ये मैं हूं नजीर ताबिंदा का शोहर। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। वो लपक कर गेट की उसी जूरी की तरफ आया जिससे मैं लगा खड़ा था। मैं जरा पीछे हट गया था कि वो मुझे अच्छी तरह देख सके। चंद ही लम्हों बाद गेट खुला और अशरफ ने हाथ बढ़ाकर मुझे अंदर खींच लिया, फिर जल्दी से गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके वो मेरी तरफ मुड़ा और दोनों हाथों से मेरे बाजू को पकड़े हुए हिजान ज़दा लहजे में कहने लगा, आप ठीक तो है नजीर साहब? हम सब आपके लिए बेहद परेशान थे और मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ अशरफ साहब। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा,
बाकी बातें अंदर चलकर करते हैं। ओह हाँ, आइए आइए, वो आगे बढ़ते हुए कहने लगा। दरअसल गैर मुतवक्को तौर पर आपको देखकर मैं कुछ बदहवास सा हो गया था। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले आया, मैं एक सोफे पर बैठ गया और वो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके आया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, अशरफ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ताबिंदा कहाँ है और कैसी है। वो कहने लगा, नज़ीर साहब, ये तो मुझे भी मालूम नहीं कि मैडम कहाँ हैं, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, वो बिल्कुल महफूज जगह पर हैं। मुझे उसका ये जवाब कुछ अजीब सा लगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? आप तो ये जानते हैं कि वो किसी महफूज जगह पर है, लेकिन ये नहीं जानते कि कहाँ है। वो जवाब में कहने लगा, बात दरअसल ये है जनाब कि आपके अचानक गायब हो जाने से मैडम ताबिंदा बहुत परेशान हो गई थी। उनकी हालत काफी खराब हो गई। ये बात तो तकरीबन सबको मालूम थी कि आपके लिए कोई फोन आया था, जिसे सुनकर आप कुछ देर बाद वापस आने का कहकर बाहर चले गए थे। इत्तेफाक से वो मेहमान बच्चों ने आपको किसी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख लिया था। इसके अलावा वो कुछ और बता नहीं सके थे। इंस्पेक्टर फरमान ने फौरी तौर पर आपकी तलाश शुरू करवा दी, लेकिन दुश्वारी ये थी कि आपकी कोई तस्वीर मौजूद ना थी और आपके बारे में मैडम ताबिंदा की खामोशी से भी वो उलझे हुए थे। लेकिन चूंकि डॉक्टर की हदायत थी कि मैडम से ज्यादा सवालात ना किए जाएं, क्योंकि इस तरह उनके ज़हनी दबाव में इजाफा हो सकता है और हालत मजीद खराब हो सकती है। लिहाजा इंस्पेक्टर साहब और उनकी बेगम मैडम को अपने साथ अपने घर ले गए। तकरीबन 2 दिन बाद जब मैडम की ज़हनी कैफियत जरा नॉर्मल हुई तो उन्होंने इंस्पेक्टर फरमान को बताया कि कुछ जराइम पेशा अफराद आपकी जान के दुश्मन थे, क्योंकि आपने उनकी मुखबरी करके उनका माल पकड़वाया था और उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया था। जब मैडम ने तहरीमी का नाम लिया और उस पर शुबा जाहिर किया तो इंस्पेक्टर फरमान ने मैडम को फौरी तौर पर अपने घर से किसी और महफूज जगह मुंतकिल कर दिया और उनका पता शायद इंस्पेक्टर फरमान के अलावा किसी को नहीं।